दोस्तों, समता सैनिक दल के पूर्व अध्यक्ष, भीम पत्रिका के संस्थापक तथा संपादक, सच्चे तथा ईमानदार आम्बेडकरवादी एल.आर. बाली का 6 जुलाई 2023 को पंजाब के जालंधर में निधन हुआ। हमने करीबन 10-15 दिन पहले डिसाइड किया था कि हम पंजाब के जालंधर में जाकर एल.आर. बाली साहब से मिलेंगे, एबी चैनल की तरफ से उनकी मुलाकात लेंगे। किंतु ये सब होने के पहले ही उनका पंजाब के जालंधर में निधन हुआ। वे 94 साल के थे। ही इज 94 ईयर ओल्ड। दोस्तों, 3 जुलाई 2023 को एक मित्र का सिविल केस था। उस सिलसिले में हम नागपुर के जिला न्यायालय में गए थे। जिला न्यायालय के रेस्टोरेंट में नाश्ता करते वक्त 3 मित्रों के साथ हमने पंजाब के जालंधर में निजी वाहन से जाने के बारे में चर्चा की थी और उसकी सारी जवाबदारी मित्रों ने मेरे ऊपर डाली थी। दोस्तों, आज शाम 7 बजे जब मैं घर आया, व्हाट्सएप ग्रुप देखा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप से एल.आर. बाली साहब का निधन हुआ, ये दुखद वार्ता मुझे पता चली। उस दुखद वार्ता को कंफर्म करने के लिए मैंने आवाज़ इंडिया टीवी देखी। दोस्तों, इस दुखद वार्ता को आप ही आवाज इंडिया टीव्ही पर देख सकते हैं। लायझॉल फिनाइलपेक्षा बेटर झालं तर स्वतःचं नाव बदलून टाकेल। चला क्लिनिक टेस्ट करेल। भीम पत्रिका के संपादक लाहौरीराम बाली यानी एल.आर. बाली नहीं रहे। एल.आर. बाली साहब ने अपने जीवन भर समता सैनिक दल को बौद्धिक रसद पहुंचाई और नेतृत्व भी किया। दरअसल एल.आर. बाली साहब को अम्बेडकरवादी आंदोलन का एक संस्थान कहा जाना चाहिए। 50 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। अपने जीवन के 9 दशक पूरे करने वाले एल.आर. बाली साहब ने भीम पत्रिका का संपादन भी किया और प्रकाशित भी। आज जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय, उनके राइटिंग्स एंड स्पीचेस, उनका लिखा हुआ साहित्य जो पूरी दुनिया की भाषाओं में उपलब्ध है, उसे प्रकाशित कराने के लिए न्यायालयीन और जमीनी लड़ाई लड़ने वाले योद्धा का नाम है एल.आर. बाली। कई उद्देश्यपरक और जरूरी पुस्तकों की रचना करने वाले एल.आर. बाली साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवन और मिशन की रचना के लिए अम्बेडकरवादी योद्धा के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, दलित दस्तक पर उनकी जो इंटरव्यू आई है वो भी आप देख सकते हैं। साथ हैं एल.आर. बाली जी। हम जालंधर में हैं उनके घर पे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली से यहाँ चल के आए और आपने ये कष्ट किया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, 91 साल तकरीबन उम्र हो गई आपकी, 90+। 70 साल तकरीबन आपने सार्वजनिक जीवन में दिए हैं। 80 साल, ठीक है। जब आप पीछे देखते हैं यहाँ से खड़े होके, तो आपको क्या लगता है कि कितना काम हो पाया है? मैं तो कैसे देखते हैं अपने जीवन का 80 साल? मैं देखो ऐसा देखता हूँ कि जो कुछ हमने किया, हमारे साथियों ने किया, मैं अकेला दावा नहीं करता। हमारे साथियों ने जो किया, हमने किया, वो तमाम चीज़ें देश के अंदर फैली हैं।
देश में कार्यकर्ता पैदा हुए, देश में लेखक पैदा हुए, देश में प्रचारक पैदा हुए, देश में अम्बेडकर के नाम पर मारने वाले लोग पैदा हुए। और लिटरेचर बाबा साहब के ज़माने में भी कोई खास था नहीं, छपा नहीं। आज घर घर आपको लिटरेचर मिलने को मिलेगा, हर भाषा में मिलेगा, अंग्रेजी में, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में मैंने किया, और साउथ में उन भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, तमाम भाषाओं में बाबा साहब का लिटरेचर जो है वो सारे देश में फैला है, गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप तकरीबन 6 सालों तक बाबा साहब के संपर्क में रहे थे, उनसे लगातार मुलाकात होती रही जब आप दिल्ली में थे, बाबा साहब भी दिल्ली में थे। उस दौर की क्या यादें हैं आपके जहन में आज? देखिए, ऐसा है, जब बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे तो 1 नंबर हार्डिंग एवेन्यू में रहते थे। 1 नंबर हार्डिंग एवेन्यू का वो नाम बदल दिया है, शायद तिलक रोड है या कुछ ऐसा नाम है। तो ये सड़क जो है सुप्रीम कोर्ट को जाती है, तो वहाँ बाबा साहब रहते थे। तो मैं वहाँ नौकर था, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग थे, जैसे सोमलाल शास्त्री, विमल चंद्र, मुंशीराम भारद्वाज, DC हीर, ये तमाम पंजाबी लोग हैं, और शंकरानंद शास्त्री, ये तमाम लोग हैं। और बाबा साहब आमतौर पर संडे को उस जगह कुर्सी डालते थे, सीनियर लोग आगे बैठते थे, हम पीछे बैठते थे। तो बाबा साहब दिनचर्या, दिन में जो कुछ बीता है, दिन में जो कुछ उनके साथ हुआ है, वो सारा बयान करते थे। और हाजिर जवाब बहुत थे, यानी हाजिर जवाब बहुत थे, और गॉसिप को यानी गपबाजी को पसंद नहीं करते थे। तो बहुत ऊंचे लेवल की वहाँ बातचीत होती थी। मैं तो बहुत जूनियर था, पीछे बैठता था, सीनियर आगे बैठते थे। तो ये हमारा ऐसा है, बाबा साहब के साथ होता था। और एक बार मैं और कैसी सुरेख, तो मैं और वो एक बार इकट्ठे मिले बाबा साहब को। वो पंजाब से गए थे, तो मैं जंगपुरा भोगल में रहता था, तो हम दोनों मिलने के लिए गए। पौना घंटा हम बाबा साहब के साथ बातचीत करते रहे। सीधी बात हुई आपकी? सीधी बात 2-3 बार हुई, लेकिन उस दिन 45 मिनट, पौना घंटा हुआ। तो बाबा साहब ने पंजाब के बारे में बहुत कुछ पूछा, और बाबा साहब उर्दू पर्शियन जानते थे। उन्होंने एक फारसी का शेर पूछ लिया, इसके अर्थ, तो सलेख बताने लगे। तो मैं चुप रहा। तो बाबा साहब ने कहा, नहीं ये नहीं है, वो मैं आपको भी सुनाता हूँ। कहा, मर्द सुखर नखोफ्ता बाशद है, वो नखोफ्ता बाशद, ये फारसी का है। जब तक आदमी बोलता नहीं, उसके गुण और अवगुण छुपे रहते हैं। पढ़ते थे, उजाला निकलता था हमारा, मेरी पत्रिका से पहले उजाला निकलता था, और उजाला को बाबा साहब पढ़ते थे, लेख देते थे अंग्रेजी में, उसका अनुवाद करके हम छापते थे। तो बाबा साहब को मिलना या ये कहना मैं उनके साथ था, ये तो बहुत बहुत गलत बात होगी। मैं तो कुछ संपर्क में रहे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यानी मैंने नानकचंद रत्तू से निवेदन करके भी मुझे अंदर किसी तरह दाखिल करो, तो मुझे लाइब्रेरी की जो किताबें थी उनको साफ करने का मुझे अवसर मिला। तो इस ढंग से मैं अंदर गया। तो ये है, तो बाबा साहब को लिखना, कैसे बोलते थे, कैसे लिखते थे, कैसे रिसर्च करते थे, वो सारा हमने देखा। दूर से आप देखते थे उनके काम को। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी उनके साथ? कोई बातचीत भी हुई थी क्या? मैं 30 सितंबर 1956 को 26 अलीपुर रोड पे मिला उनको। उस दिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की आखिरी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। उसमें 2 फैसले हुए।
मैं तो मेंबर नहीं था, जो पंजाब का शेड्यूल का फेडरेशन का प्रधान था, मैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए वहां गया था। वहां नहीं, मेरा अंदर नहीं जाने का था। तो वहां पर दो फैसले हुए। एक तो ये कि शेड्यूल का फेडरेशन को खत्म किया जाता है आज, और इसकी जगह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कायम की जाती है। दूसरा ये कि जितनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है असेंबली की, पार्लियामेंट की, ये खत्म होनी चाहिए। बाबा साहब की दलील ये थी कि ये जो लोग चुन के गए हैं, ये अपने मालिकों की बात करते हैं, आकाओं की बात करते हैं। जिन लोगों ने चुन के इनको भेजा उनकी बात नहीं करते। तो इसलिए ये रेजोल्यूशन भी बाबा साहब की अध्यक्षता में हुआ। रिपब्लिकन पार्टी से आपने भी चुनाव लड़ा था, हाँ। तो पंजाब से ही। हाँ, तो वो आप राजनीति में क्यों गए और फिर राजनीति छोड़ क्यों दी आपने? ऐसा है कि मैंने, ये 1966 की बात है जी। हमारा दफ्तर था 15 जनपद हमें अलॉट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां पर दादा साहब बीके गायकवाड़ जो बाबा साहब के राइट हैंड मैन रहे हैं, वो एक प्रस्ताव लेके आए कि आरपीआई का कांग्रेस के साथ भी, मराठी में बोलते युति, समझौता होगा, समझौता होगा। तो ये वर्किंग कमेटी के एजेंडे में नहीं था। तो मैंने कहा ये वर्किंग कमेटी के एजेंडे में नहीं है, इसको कैसे हम विचार कर लें। तो ये वायदा करके आए थे वाईबी चौहान से, अच्छा, कि इसको यूनानिमस पास करना है। तो मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मैं उधर पास नहीं होने दिया। दूसरे दिन मैं रात को करोल बाग गया, वहां से मैंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स वो किताब ली, और 17 पेज का लॉन्ग हैंड मैंने लेटर लिखा वर्ग कमेटी की विचार के लिए। तो मैंने कहा भाई आप बहुत गलत कर रहे हैं, तो मेरा इसमें इख्तिलाफी नोट लिखो। तो मैं नोट ऑफ डिसेंट वहां लिखाया। उसके बाद जो दिल्ली में सभा हुई आम, लाखों लोग थे उसमें, होती थी वर्ग कमेटी के बाद। तो मैंने उसमें कहा कि आज नेताओं ने रिपब्लिकन पार्टी की कब्र खोद दी है और ये पार्टी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। एक बिका, दूसरा बिका, बीडी खोबरागढ़े राज्यसभा का उप सभापति बन गया, और किस किस का नाम लूं, क्या क्या किया। जब बीपी मौर्य ने देखा कि ये कांग्रेस से मिल गए, वो कांग्रेस में ही चला गया और स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर बना। ऐसे ये आपका जो गौतम था, ये राज्यसभा का मेंबर बना। यानी एक एक करके बिक गए। तो सर लालच तो आपको भी दिया गया होगा, आपको भी कोशिश की गई होगी कि आ जाए, आप क्यों अड़े रहे? ऐसा हुआ कि ज्ञानी जैल सिंह जो बाद में राष्ट्रपति बने, हमारा दफ्तर था भील पत्रका का शहर में। ज्ञानी जैल सिंह एक दिन आ गया, छोटा सा दफ्तर था इतना कहीं। तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा आदमी मेरे पास कैसे आ गया। तो मैंने कहा ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो शाम किस वक्त की बात है, किस दौर की? ये 65 के बाद की बात है। तब ज्ञानी जैल सिंह किस पद पे थे? अब वो तो मुझे याद है, ठीक है। लेकिन एक माननीय नेता थे, बड़े नेता थे। बड़े नेता थे। मैंने बोला ज्ञानी जी कैसे आए? कहने लगे और कितनी खाक छाल नहीं है। मैंने क्या मतलब? कह रहा देखो आप कांग्रेस में नहीं आओगे, मैं आपको ऐसा पद दूंगा कि आप जज भर्ती करेंगे। तो मैंने कहा ज्ञानी जी मैंने वचन बाबा साहब अम्बेडकर को दिया है, किसी नथु खैरे को नहीं दिया, इसलिए मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। ना मैं रुका ना मैं झुका, बिखरा तो एक तरफ रहा, ना रुका ना झुका। अपने आंदोलन पे बड़े जबरदस्त ढंग से अपना काम करता रहा। ये लोग आपने नौकरी छोड़ दी? नौकरी तो मैंने उसी दिन छोड़ दी जिस दिन बाबा साहब का देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। 6 दिसंबर 1956 को मैंने 1 महीने का वेतन जमा कराया। मैं परमानेंट था, कंडीशन थी या 1 महीने का नोटिस दो या पैसा जमा कराओ।
मैंने पैसा जमा कराया और मैं नौकरी से फारिग हुआ। आपने कहा कि आपने नौकरी छोड़ दी थी जिस दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। क्यों एक झटके में आपने फैसला लिया? आपने क्यों सोचा कि अब मुझे नौकरी छोड़ देनी है, नहीं करनी है? ऐसा है कि जब मैंने बाबा साहब को वचन दिया, वो बहुत बीमार थे। जब बीटें खत्म हो गई तो मैं बाहर बैठा रहा। वो कुर्सी उनको बरामदे में लाया गया ताजा हवा के लिए। वो अंदर चले गए तो मैं उस कुर्सी पे 3 घंटे बैठा रहा। जब ठीक ठाक हो गया तब मैं बाबा साहब के आगे गया और मैंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जो सिद्धांत, जो रोशनी फैलाई है, उसको फैलाने के लिए मैं अपना सारा जीवन लगाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। और ये वचन मैंने दिया 30 सितंबर 1956 को, और उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। सुना आपने? ये हैं 91 साल के युवा अम्बेडकरवादी एल.आर. बाली जी, और इनकी आवाज की जो खनक है, इनका जो इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, उससे निश्चित तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद ही कि इन्होंने कितना काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार स्वस्थ रहें और भी ज्यादा काम करें और अम्बेडकरी आंदोलन को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ जालंधर से मैं एल.आर. बाली साहब भीम पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने 100 से ज्यादा विविध भाषाओं में किताबें लिखी थी। उनका प्रभुत्व अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी इत्यादि भाषाओं पर था। जब वे 27 साल के थे तो अम्बेडकरवाद को फैलाने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और जीवन भर अम्बेडकरवाद पर चले। उन्होंने अम्बेडकरवाद पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वे ट्रूथ और ऑनेस्ट लीडर थे। उनके जूनियर एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, गवर्नर बने, डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, लेकिन उन्होंने कोई भी पद स्वीकारा नहीं। उन्होंने अम्बेडकरवाद से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसलिए वो जीवन भर कभी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, गवर्नर कुछ भी नहीं बने। जीवन भर एक अम्बेडकरवाद के सच्चे सिपाही रहे। वो अम्बेडकरवाद पर चलते रहे और आज 6 जुलाई 2023 को उनका 94 साल के उम्र में निधन हुआ। आई एम वेरी सैड। इसलिए ये भी चैनल की तरफ से और उनके सारे परिवार की तरफ से ऐसे महान अम्बेडकरवादी, सच्चे अम्बेडकरवादी, ऑनेस्ट अम्बेडकरवादी को आदरांजलि व्यक्त करते हैं। दोस्तों, एल.आर. बाली जैसे सच्चे प्रामाणिक अम्बेडकरवादियों को आप सब लोग आदरांजलि देकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।